आइए सुनते हैं राग दरबारी का एपिसोड 3। दो बड़े और छोटे कमरों का एक डाक बंगला था जिसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने छोड़ दिया था। उसके तीन और कच्ची दीवारों पर छप्पर डालकर कुछ अस्तबल बनाए गए थे। अस्तबलों से कुछ ही दूरी पर पक्की ईंटों की दीवार पर टीन डालकर एक दुकान सी खोली गई थी। एक और रेलवे फाटक के पास पाई जाने वाली एक कमरे की गुमटी थी। दूसरी ओर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक कब्र जैसा चबूतरा था। अस्तबलों के पास एक नए ढंग की इमारत बनी थी जिस पर लिखा था सामुदायिक मिलन केंद्र शिवपालगंज। इस सब के पिछवाड़े 3-4 एकड़ का ऊसर पड़ा था जिसे तोड़कर उसमें चरी बोई गई थी। चरी कहीं कहीं सचमुच ही उग आई थी। इन्हीं सब इमारतों के मिले जुले रूप को छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज शिवपालगंज कहा जाता था। यहाँ से इंटरमीडिएट पास करने वाले लड़के सिर्फ इमारत के आधार पर कह सकते थे कि हम शांति निकेतन से भी आगे हैं, हम असली भारतीय विद्यार्थी हैं। हम नहीं जानते कि बिजली क्या है, नल क्या, पानी क्या है, पक्का फर्श किसको कहते हैं, सैनिटरी फिटिंग किस चिड़िया का नाम है। हमने विलायती तालीम तक देसी परंपरा में पाई है और इसीलिए हमें देखो, हम आज भी उतने ही प्राकृत हैं। हमारे इतना पढ़ लेने पर भी हमारा पेशाब पेड़ के तने पर ही उतरता है, बंद कमरे में ऊपर चढ़ जाता है। छंगामल कभी जिला बोर्ड के चेयरमैन थे। एक फर्जी प्रस्ताव लिखवाकर उन्होंने बोर्ड के डाक बंगले को इस कॉलेज की प्रबंध समिति के नाम उस समय लिख दिया था जब कॉलेज के पास प्रबंध समिति को छोड़कर और कुछ नहीं था। लिखने की शर्त के अनुसार कॉलेज का नाम छंगामल विद्यालय पड़ गया था। विद्यालय के एक एक टुकड़े का अलग अलग इतिहास था। सामुदायिक मिलन केंद्र गांव सभा के नाम पर लिए गए सरकारी पैसे से बनवाया गया था, पर उसमें प्रिंसिपल का दफ्तर था और कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई होती थी। अस्तबल जैसी इमारतें श्रमदान से बनी थी। टीन शेड किसी फौजी छावनी के भग्नावशेषों को रातों रात हटाकर खड़ा किया गया था। जूता हुआ उसर कृषि विज्ञान की पढ़ाई के काम आता था। उसमें जगह जगह उगी हुई ज्वार प्रिंसिपल की भैंस के काम आती थी। देश में इंजीनियरों और डॉक्टरों की कमी नहीं है। कारण यह है कि इस देश के निवासी परंपरा से कवि हैं। चीज को समझने से पहले वे उस पर मुक्त होकर कविता कहते हैं। भाखड़ा नंगल बांध को देखकर वे कह सकते थे, आहा, अपना चमत्कार दिखाने के लिए देखो प्रभु ने फिर से भारत भूमि को ही चुना। ऑपरेशन टेबल पर पड़ी हुई युवती को देखकर वे मोतीराम बिहारी की कविताएं दोहराने लग सकते हैं। भावना के इस तूफान के बावजूद और इस तरह की दूसरी अड़चनों के बावजूद इस देश को इंजीनियर पैदा करने हैं, डॉक्टर बनाने हैं। इंजीनियर और डॉक्टर तो असल में वे तब होंगे जब वे अमेरिका या इंग्लैंड जाएंगे, पर कुछ शुरुआती काम टेक ऑफ स्टेज वाला यहाँ भी होना है। वो काम भी छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज कर रहा था। साइंस का क्लास लगा था, 9वां दर्जा। मास्टर मोतीराम जो एक तरह BSc पास थे, लड़कों को आपेक्षिक घनत्व पढ़ा रहे थे। बाहर उस छोटे से गांव में छोटेपन की बतौर अनुप्रास छटा छाई थी। सड़क पर ईख से भरी बैलगाड़ियां शक्कर मिल की ओर जा रही थीं। कुछ मरियल लड़के पीछे से ईख खींच खींच कर भाग रहे थे। आगे बैठा हुआ गाड़ीवान खींच खींच कर गालियां दे रहा था। गालियों का मौलिक महत्व आवाज की ऊंचाई में है, इसलिए गालियां और जवाबी गालियां एक दूसरे को ऊंचाई पर काट रही थी और दर्जे में खिड़की के रास्ते घुसकर पार्श्व संगीत का काम कर रही थीं। लड़के नाटक का मजा ले रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे। एक लड़के ने कहा, मास्टर साहेब, आपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं? वे बोले, आपेक्षिक घनत्व माने रिलेटिव डेंसिटी। एक दूसरे लड़के ने कहा, अब आप देखिए, साइंस नहीं अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। वे बोले, अरे साइंस साला अंग्रेजी के बिना कैसे आ सकता है? लड़कों ने जवाब में हंसना शुरू कर दिया। हंसी का कारण हिंदी अंग्रेजी की बहस नहीं, साला का मुहावरेदार प्रयोग था। वे बोले, अरे ये हंसी की बात नहीं है। लड़कों को यकीन न हुआ, वे और जोर से हंसे। इस पर मास्टर मोतीराम खुद उन्हीं के साथ हंसने लगे। लड़के चुप हो गए। उन्होंने लड़कों को माफ कर दिया। बोले, देखो, रिलेटिव डेंसिटी नहीं समझते हो तो आपेक्षिक घनत्व को यूं दूसरी तरकीब से समझो। आपेक्षिक घनत्व माने किसी के मुकाबले का। मान लो तुमने एक आटा चक्की खोल रखी है
और तुम्हारे पड़ोस में कोई पड़ोसी ने दूसरी आटा चक्की खोल रखी है। तुम महीने में उससे 500 रुपया पैदा करते हो और तुम्हारा पड़ोसी 400, तो तुम्हें उसके मुकाबले ज्यादा फायदा हुआ। इसे साइंस की भाषा में कह सकते हैं कि तुम्हारा आपेक्षिक लाभ ज्यादा है। समझ गए? एक लड़का बोला, हाँ हाँ समझ तो गए मास्टर साहब, पर पूरी बात शुरू से ही गलत है। आटा चक्की से इस गांव में कोई भी 500 रुपया महीना पैदा नहीं कर सकता। मास्टर मोतीराम ने मेज पर हाथ पटक कर कहा, क्यों नहीं कर सकता? करने वाला क्या नहीं कर सकता? लड़का इस बात से और बात करने की कला से प्रभावित नहीं हुआ। बोला, कुछ नहीं कर सकता। अरे हमरे चच्चा की चक्की ढकापेल चलती है, पर मुश्किल से 200 रुपया से ज्यादा नहीं होता है। कौन है तुम्हारा चच्चा? मास्टर मोतीराम की आवाज जैसे पसीने से तर हो गई। उन्होंने उस लड़के को ध्यान से देखते हुए पूछा, ओ तुम उस बेईमान मुन्नू के भतीजे तो नहीं हो? लड़के ने अपने अभिमान को छिपाने की कोशिश नहीं की, लापरवाही से बोला, और नहीं तो क्या। बेईमान मुन्नू बड़े ही बाइज्जत आदमी थे। अंग्रेजों में जिनके गुलाबों में शायद ही कोई खुशबू हो, एक कहावत है, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो वो वैसा ही खुशबूदार बना रहेगा। वैसे ही उन्हें भी किसी भी नाम से क्यों ना पुकारा जाए। बेईमान मुन्नू उसी तरह इत्मीनान से आटा चक्की चलाते थे, पैसा कमाते थे, बाइज्जत आदमी थे। वैसे बेईमान मुन्नू ने ये नाम खुद नहीं कमाया था, ये उन्हें विरासत में मिला था। बचपन से उनके बापू उन्हें प्यार के मारे बेईमान कहते थे, माँ उन्हें प्यार के मारे मुन्नू कहती थी। पूरा गांव अब उन्हें बेईमान मुन्नू कहता था। वे इस नाम को उसी सरलता से स्वीकार कर चुके थे जैसे हमने जेबी कृपलानी के लिए आचार्य जी, जेल नेहरू के लिए पंडित जी या के गांधी के लिए महात्मा जी बतौर नाम स्वीकार कर लिया है। मास्टर मोतीराम बेईमान मुन्नू के भतीजे को थोड़ी देर तक घूरते रहे, फिर उन्होंने सांस खींचकर कहा, अच्छा जाने दो। उन्होंने खुली हुई किताब पर निगाह गड़ा दी। जब उन्होंने निगाह उठाई तो देखा लड़कों की निगाहें उनकी ओर पहले से ही उठी हुई थी। उन्होंने कहा, क्या बात है जी? एक लड़का बोला, तो यही तय रहा कि आटा चक्की से महीने में 500 रुपया नहीं पैदा किया जा सकता। कौन कहता है? मास्टर साहब बोले, मैंने खुद आटा चक्की से 700 रुपया एक महीना में खींचा है भाई। पर बेईमान मुन्नू की वजह से सब चौपट होता जा रहा है। बेईमान मुन्नू के भतीजे ने शालीनता से कहा, इसका अफसोस ही क्या मास्टर साहब, ये तो व्यापार है, कभी चित कभी पट। कंपटीशन में ऐसा ही होता है। ईमानदार और बेईमान का कंपटीशन? कहाँ बकते हो? मास्टर मोतीराम ने टपट कर कहा। तब तक कॉलेज का चपरासी उनके सामने एक नोटिस लेकर खड़ा हो गया। नोटिस पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा, जिसे देखो मुआयना करने चला आ रहा है। पढ़ाने वाला अकेला, मुआयना करने वाला 10-10। एक लड़के ने कहा, बड़ी खराब बात है सर। वे चौंक कर क्लास की ओर देखने लगे। बोले, ये कौन बोला? एक लड़का अपनी जगह से हाथ उठाकर बोला, मैं मास्टर साहब। मैं पूछ रहा था कि आपेक्षिक घनत्व निकालने का क्या तरीका है? मास्टर मोतीराम ने कहा, आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए उस चीज का वजन और आयतन यानी वॉल्यूम जानना चाहिए। उसके बाद आपेक्षिक घनत्व निकालने का तरीका जानना चाहिए। जहां तक तरीके की बात है, हर चीज के 2 तरीके होते हैं, एक सही तरीका, एक गलत तरीका। सही तरीके का सही नतीजा निकलता है, गलत तरीके का गलत नतीजा। इसे एक उदाहरण देकर समझाना जरूरी है। मान लो कि तुमने एक आटा चक्की लगाई। आटा चक्की की बढ़िया नई मशीन है, खूब चमचमा रखी है, जमकर ग्रीज लगाई गई है, इंजन नया है, पट्टा नया है, सब कुछ है, पर बिजली नहीं है। तो क्या नतीजा मिलेगा? पहले बोलने वाले लड़के ने कहा, तो डीजल इंजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुन्नू चचा ने किया था। मास्टर मोतीराम बोले, यहां अकेले मुन्नू चचा ही के पास अकल नहीं है बाबू। इस कस्बे में सबसे पहले डीजल इंजन कौन लाया था, जानता है कोई? लड़कों ने हाथ उठाकर कोरस में कहा, आप लाए थे मास्टर साहब। मास्टर साहब ने संतोष के साथ मुन्नू के भतीजे की ओर देखा और हिकारत से बोले, सुन लिया? बेईमान मुन्नू ने तो डीजल इंजन मेरी देखा देखी चलाया था।
पर मेरी चक्की तो ये कॉलेज खुलने से पहले से चल रही थी। मेरी चक्की पर कॉलेज की इमारत के लिए हर आटा पिसवाने वाले से शेर भर आटे का दान लिया गया। मेरी चक्की में पिसकर वो आटा शहर में बिकने के लिए गया। मेरी चक्की पर कॉलेज की इमारत का नक्शा बना और मैनेजर काका ने कहा कि मोती, कॉलेज में तुम रहोगे तो मास्टर ही, पर असली प्रिंसिपल ही तुम ही करोगे। सब कुछ तो मेरी चक्की पर हुआ। अब गांव में चक्की है तो बेईमान मुन्नू की। मेरी चक्की कोई चीज ही ना हुई। लड़के इत्मीनान से सुनते रहे। ये बात वे पहले भी सुन चुके थे और किसी भी समय सुनने के लिए तैयार रहते थे। उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। पर मुन्नू के भतीजे ने कहा, चीज तो मास्टर साहब आपकी भी बढ़िया है और मुन्नू चच्चा की भी, पर आपकी चक्की पर धान कूटने वाली मशीन ओवरवॉलिंग मांगती है। धान उसमें ज्यादा टूटता है। मास्टर मोतीराम ने आपसी तरीके से कहा, अरे ऐसी बात नहीं है। मेरे जैसी धान की मशीन तो पूरे इलाके में नहीं है, पर बेईमान मुन्नू कुटाई पिसाई का रेट गिराता जा रहा है, इसीलिए लोग उधर दौड़ते हैं। हर हिंदुस्तानी की यही हालत है। 2 पैसे की जहां किफायत हो वो उधर ही मुंह मारता है। ये तो सभी जगह होता है। लड़के ने तर्क किया, सभी जगह नहीं, हिंदुस्तान में ही ऐसा होता है बाबू। हाँ, उन्होंने कुछ सोचकर कहा, तो रेट गिराकर अपना घाटा दूसरे लोग तो दूसरी तरह से ग्राहकों का आटा चुरा कर पूरा कर लेते हैं। अब मास्टर मोतीराम जिस शख्स का नाम है ना, वो सब कुछ कर सकता है, यही नहीं कर सकता। एक लड़के ने कहा, मास्टर साहब अपेक्षित घनत्व निकालने का तरीका क्या निकला? वे जल्दी से बोले, अरे वही तो बता रहा था। उनकी निगाह खिड़की के पास सड़क पर एक की गाड़ियों से 3 फीट ऊपर जाकर उससे भी आगे क्षितिज पर अटक गई। कुछ साल पहले के चिरंतन भावाविष्ट पोज वाले कवियों की तरह वे कहते रहे, मशीन तो पूरे इलाके में वो एक थी, लोहे की थी, पर शीशे जैसी झलक दिखाती थी। अचानक उन्होंने दरजे की ओर सीधे देखकर कहा, तुमने क्या पूछा जी? लड़के ने अपना सवाल दोहराया, पर उसके पहले उनका ध्यान दूसरी ओर चला गया था। लड़कों ने भी कान उठाकर सुना। बाहर एक चुराने वालों और एक बचाने वालों की गालियों के ऊपर, चपरासी के ऊपर पड़ने वाली प्रिंसिपल की फटकार के ऊपर, म्यूजिक क्लास से उठने वाली हारमोनियम की म्याऊं म्याऊं के ऊपर अचानक भक 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 की आवाज होने लगी थी। मास्टर मोतीराम की चक्की चल रही थी। ये उसी की आवाज थी। यही असली आवाज थी। अन्न वस्त्र की कमी की चीख पुकार, दंगे फसाद के चित्कार, इन सब के तर्क के ऊपर सच्चा नेता जैसे सिर्फ आत्मा की आवाज सुनता है और कुछ नहीं सुन पाता, वही मास्टर मोतीराम के साथ हुआ। उन्होंने और कुछ नहीं सुना, सिर्फ भक 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 सुना। वे दर्जे से भागे। लड़कों ने कहा, अरे क्या हुआ मास्टर साहब, अभी घंटी नहीं बजा है? वे बोले, अरे लगता है मशीन ठीक हो गई, देखे कैसे चलती है। वे दरवाजे तक गए, फिर अचानक वहीं से घूम पड़े। चेहरे पर दर्द जैसा फैल गया था, जैसे किसी ने जोर से चुटकी काट ली हो। वे बोले, किताब में पढ़ लेना, आपेक्षिक घनत्व का अध्याय जरूरी है। उन्होंने लार घूंटी, रुक कर कहा, इंपॉर्टेंट है। कहते ही उनका चेहरा फिर खिल गया। भक भक भक। कर्तव्य बाहर के जटिल कर्मक्षेत्र में उनका आह्वान कर रहा था। लड़कों और किताबों का मोह उन्हें रोक न सका। वे चले गए। दिन के 4 बजे प्रिंसिपल साहब अपने कमरे से बाहर निकले। दुबला पतला जिस्म, जिसके कुछ अंश खाकी हाफ पैंट और कमीज से ढके थे। पुलिस सर्जेंटों वाला बेंत बगल में दबा था, पैर में सैंडल। कुल मिलाकर काफी चुस्त और चालाक दिखते हुए, और जितने थे उससे ज्यादा अपने को चुस्त और चालाक समझते हुए। उनके पीछे पीछे हमेशा की तरह कॉलेज का क्लर्क चल रहा था। प्रिंसिपल साहब की उससे गहरी दोस्ती थी। वे दोनों मास्टर मोतीराम के दर्जे के पास से निकले। दर्जा अस्तबल नुमा इमारत में लगा था। दूरी से देख लिया गया कि उसमें कोई मास्टर नहीं है। एक लड़का नीचे से जांग तक फटा हुआ पायजामा पहने मास्टर की मेज पर बैठा हुआ रो रहा था। प्रिंसिपल को पास से गुजरता देख और जोर से रोने लगा। उन्होंने पूछा, क्या बात है जी, मास्टर साहब कहाँ गए? वो लड़का अब खड़ा होकर रोने लगा। एक दूसरे लड़के ने कहा, सर मास्टर मोतीराम का खिलाफ है।
फिर प्रिंसिपल को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मास्टर साहब कहाँ गए हैं। क्लर्क ने कहा, अरे सेकेंड हैंड मशीन 24 घंटे की निगरानी मांगती है भाई। कितनी बार मोतीराम से कहा बेच दो इस आटा चक्की को, पर कुछ समझते ही नहीं है। अरे मैं खुद एक बार 1,500 रुपया देने को तैयार था। प्रिंसिपल साहब ने क्लर्क से कहा, आहा छोड़ो इस बात को, उधर के दर्जे से मालवीय को बुला लाओ। क्लर्क ने एक लड़के से कहा, जाओ उधर के दर्जे से मालवीय को बुला लाओ। थोड़ी देर में एक भला सा दिखने वाला नौजवान आता हुआ नजर आया। प्रिंसिपल साहब ने उसे दूर से देखते ही चिल्लाकर कहा, अरे भाई मालवीय, ये क्लास भी देख लेना। मालवीय नजदीक आकर छप्पर का एक बांस पकड़कर खड़ा हो गया और बोला, एक ही पीरियड में 2 क्लास कैसे ले सकता हूं सर। रोने वाला लड़का रो रहा था। क्लास के पीछे कुछ लड़के जोर जोर से हंस रहे थे। बाकी इन लोगों के पास कुछ इस तरह भीड़ की शक्ल में खड़े हो गए थे जैसे चौराहे पर एक्सीडेंट हो गया हो। प्रिंसिपल साहब ने आवाज तेज करके कहा, ज्यादा कानून न छाटो। जब से तुम खन्ना के साथ उठने बैठने लगे हो ना, तुम्हें हर काम में दिक्कत मालूम होती है। मालवीय प्रिंसिपल साहब का मुंह देखता रह गया। क्लर्क ने कहा, सरकारी बस वाला हिसाब लगाओ मालवीय। एक बस बिगड़ जाती है तो सब सवारियां पीछे आने वाली दूसरी बस में बैठा दी जाती है कि नहीं। इन लड़कों को भी वैसे ही अपने दर्जे में ले जाकर बैठा लो। उसने बहुत मीठी आवाज में कहा, पर ये तो 9वां दर्जा है सर, मैं यहाँ 7वें को पढ़ा रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब की गर्दन मुड़ गई। समझने वाले समझ गए कि अब उनके हाथ हाफ पैंट की जेबों में चले जाएंगे और वे चीखेंगे। वही हुआ। वे बोले, मैं सब समझता हूं, तुम भी खन्ना की तरफ बहस करने लगे हो ना। मैं 7वें और 9वें का फर्क समझता हूं। हमका प्रिंसिपल ही करे ना सिखाओ भैया। जौनू हुकुम है ना, तोनू चुप्पे कैरी आउट करो, समझियो कि नहीं। प्रिंसिपल साहब पास के ही गांव के रहने वाले थे। दूर दूर के इलाके में अपने 2 गुणों के लिए विख्यात थे। एक तो खर्च का फर्जी नक्शा बनाकर कॉलेज के लिए ज्यादा से ज्यादा सरकारी पैसा खींचने के लिए, दूसरे गुस्से की चरम दशा में स्थानीय अवधि बोली का इस्तेमाल करने के लिए। जब वे फर्जी नक्शा बनाते थे तो बड़ा से बड़ा ऑडिटर भी उनमें कलम न लगा सकता था। जब वे अवधि बोलने लगते थे तो बड़ा से बड़ा तर्कशास्त्री भी उनकी बात का जवाब न दे पाता था। मालवीय सिर झुकाकर वापस चला गया। प्रिंसिपल साहब ने फटे पैजामे वाले लड़के के पास जाकर एक बेर छाड़ कर कहा, जाओ उसी दर्जे में जाकर सब चुपचाप बैठो। जरा भी सांस ली ना तो खाल खींच लूंगा। लड़कों के चले जाने पर क्लर्क ने मुस्कुराकर कहा, चलिए अब खन्ना मास्टर का भी नजारा देख लें। खन्ना मास्टर का असली नाम खन्ना था। वैसे ही जैसे तिलक, पटेल, गांधी, नेहरू आदि हमारे यहाँ जाति के नहीं बल्कि व्यक्ति के नाम हैं, इस देश में जाति प्रथा को खत्म करने की यही एक सीधी सी तरकीब है। जाति से उसका नाम छीनकर उसे किसी आदमी का नाम बना देने से जाति के पास और कुछ नहीं रह जाता, वो अपने आप खत्म हो जाती है। खन्ना मास्टर इतिहास के लेक्चरर थे, पर इस वक्त इंटरमीडिएट के एक दरसे में अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। वे दांत पीस कर कह रहे थे, हिंदी में तो बड़ी बड़ी प्रेम कहानियां लिखा करते हो, पर अंग्रेजी में कोई जवाब देते हुए मुंह घोड़े जैसा अटक जाता है तुम लोग का। एक लड़का दर्जे में सिर लटकाए खड़ा था। वैसे तो घी दूध की कमी और खेल कूद की तंगी से हर औसत विद्यार्थी मरियल घोड़े जैसा दिखता है, पर इस लड़के के मुंह की बनावट कुछ ऐसी थी कि बात इसी पर चिपक कर रह गई थी। दर्जे के लड़के जोर से हंसे। खन्ना मास्टर ने अंग्रेजी में पूछा, बोलो मेटाफर का क्या अर्थ है। लड़का वैसे ही खड़ा रहा। कुछ दिन पहले इस देश में यह शोर मचा था कि अपड़ आदमी बिना सींग पूंछ का जानवर होता है। उस हल्ले में अपड़ आदमियों के बहुत से लड़कों ने देहात में हल और कुदाले छोड़ दिया और स्कूलों पर हमला बोल दिया। हजारों की तादाद में आए हुए ये लड़के स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों को बुरी तरह से घेरे हुए थे। शिक्षा के मैदान में भब्बड़ मचा हुआ था। अब कोई ये प्रचार करता हुआ नहीं दिख पड़ता था कि अपड़ आदमी जानवर की तरह है, बल्कि दबी जबान से ये कहा जाने लगा था कि ऊंची तालीम उन्हीं को लेनी चाहिए जो उसके लायक हों। इसके लिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए।
इस तरह से घुमा फिराकर इन देहाती लड़कों को फिर से हल की मूठ पकड़ाकर खेत में छोड़ देने की राय दी जा रही थी। पर हर साल फेल होकर, दर्जे में सब तरह की डांट फटकार झेल कर और खेती की महिमा पर नेताओं के निर्झरपंथी व्याख्यान सुनकर भी वे लड़के हल और कुदाल की दुनिया में वापस जाने को तैयार न थे। वे कनखजूरे की तरह स्कूल से चिपके हुए थे और किसी भी कीमत पर उनसे चिपके रहना चाहते थे। घोड़े के मुंह वाला ये लड़का भी इसी भीड़ का एक अंग था। दर्जे में उसे घुमा फिराकर रोज रोज बताया जाता था कि जाओ बेटा, जाकर अपनी भैंस दूहो और बैलों की पूंछें अमेटो। शैली और किट्स तुम्हारे लिए नहीं है। पर बेटा अपने बाप से कई शताब्दी आगे निकल चुका था और इन इशारों को समझने के लिए तैयार नहीं था। उसका बाप आज भी अपने बैलों के लिए 12वीं शताब्दी में प्रचलित गड़ासे से चारा काटता था। उस वक्त लड़का एक मटमैली किताब में अपना घोड़े जैसा मुंह छिपाकर 20वीं शताब्दी के कलकत्ते की रंगीन रातों पर गौर करता रहता था। इस हालत में वो कोई परिवर्तन झेलने को तैयार न था, इसलिए वो मेटाफर का मतलब नहीं बता सकता था और ना अपने मुंह की बनावट पर बहस करना चाहता था। कॉलेज के हर औसत विद्यार्थी की तरह ये लड़का भी पोशाक के मामले में बेतकल्लुफ था। इस वक्त वो नंगे पांव एक ऐसे धारीदार कपड़े का मैला पैजामा पहने हुए खड़ा था जिसे शहर वाले प्रायः स्लीपिंग सूट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो गहरे कत्थई रंग की थोड़ी कमीज पहनी था जिसके बटन टूटे थे, सिर पर रूखे और कड़े बाल थे, चेहरा बिना धुला हुआ और आंखें चिपचिपी थी। देखते ही लगता था किसी प्रोपेगेंडा के चक्कर में फंसकर कॉलेज की ओर भाग आया है। लड़के ने पिछले साल किसी सस्ती पत्रिका से एक प्रेम कथा नकल करके अपने नाम से कॉलेज की पत्रिका में छपा दी थी। खन्ना मास्टर उसकी इसी ख्याति पर कीचड़ उछाल रहे थे। उन्होंने आवाज बदलकर कहा, हे कहानीकार जी, अरे कुछ बोलिए तो, मेटाफर क्या चीज होती है? लड़के ने अपनी जांघें खुजलानी शुरू कर दी। मुंह को कई बार टेढ़ा मेढ़ा करके वो आखिर में बोला, वो जैसे महादेवी जी की कविता में वेदना का मेटाफर आता है। खन्ना मास्टर ने कड़क कर कहा, शट अप, ये अंग्रेजी की क्लास है। लड़के ने जांघें खुजलानी बंद कर दी। वे खाकी पतलून और नीले रंग का बुशर्ट पहनते थे और आंखों पर सिर्फ चुस्त दिखने के लिए काला चश्मा लगाए थे। कुर्सी के पास से निकलकर वे मेज के आगे आ गए। अपने कूल्हे का एक संक्षिप्त भाग उन्होंने मेज से टिका लिया। लड़के को वे कुछ और कहने जा रहे थे, तभी उन्होंने क्लास के पिछले दरवाजे पर प्रिंसिपल साहब को घूरते हुए पाया। उन्हें बरामदे में खड़े हुए क्लर्क का कंधा भर दिख पड़ा। वे मेज का सहारा छोड़कर सीधे खड़े हो गए और बोले, अच्छी शैली की एक कविता पढ़ा रहा था। प्रिंसिपल ने एक शब्द पर दूसरा शब्द लुढ़काते हुए तेजी से कहा, अरे पर आपकी बात सुन कौन रहा है? ये लोग तो तस्वीरें देख रहे हैं। वे कमरे के अंदर आ गए। बारी बारी से दो लड़कों की पीठ में उन्होंने अपना बेच चुभोया। वे उठकर खड़े हो गए। एक गंदे पायजामे, बुशर्ट और तेल बहाते हुए बालों वाला चीकटदार लड़का था। दूसरे घूटे सिर, कमीज और अंडरवियर पहने हुए पहलवानी ढच का। प्रिंसिपल साहब ने उससे कहा, यही पढ़ाया जा रहा है, हैं? झुककर उन्होंने पहले लड़के की कुर्सी से एक पत्रिका उठा ली। ये सिनेमा का साहित्य था। एक पन्ना खोलकर उन्होंने हवा में घुमाया। लड़कों ने देखा किसी विलायती औरत के उरोज तस्वीर में फड़फड़ा रहे हैं। उन्होंने पत्रिका जमीन पर फेंक दी और चीख कर अवधि में बोले, ये पढ़ ही रहे हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। महादेवी की वेदना का प्रेमी मौका ताककर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। प्रिंसिपल साहब ने क्लास के एक छोर से दूसरे छोर पर खड़े हुए खन्ना मास्टर को ललकार कर कहा, आपके दर्जे में डिसिप्लिन की ये हालत है, हैं? लड़के सिनेमा की पत्रिकाएं पढ़ते हैं और आप इसी बूते पर जोर डलवा रहे हैं कि आपको वाइस प्रिंसिपल बना दिया जाए। इसी तमीज से वाइस प्रिंसिपल ही करिएगा। भैया आई है हालू रही तो वाइस प्रिंसिपल ही तो अपने घर रही। पार साल की जुलाई माह डगर डगर घुमैयो। कहते कहते अवधि के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की आत्मा उनके शरीर में एक ओर से घुसकर दूसरी ओर से निकल गई। वे फिर खड़ी बोली पर आ गए, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? अरे असली बात है डिसिप्लिन, समझे? अरे समझे मास्टर साहेब। ये कहकर प्रिंसिपल उमर खयाम के हीरो की तरह
मैं पानी जैसा आया था और आंधी जैसा जाता हूं की अदा से चल दिए। पीछे पीछे उन्हें खन्ना मास्टर की भुनभुनाहट सुनाई दी। वे कॉलेज के फाटक से बाहर निकले। सड़क पर पतलून कमीज पहने हुए एक आदमी आता हुआ दिख पड़ा। साइकिल पर था। पास से आते जाते उसने प्रिंसिपल साहब को और प्रिंसिपल साहब ने उसे सलाम किया। उसके निकल जाने पर क्लर्क ने पूछा, ये कौन चिड़ी मार है? मलेरिया इंस्पेक्टर है, नया आया है, वीडियो का भांजा लगता है, बड़का फितरती है। मैं कुछ बोलता नहीं, सोचता हूं कभी काम आएगा। क्लर्क ने कहा, अरे आजकल तो ऐसे ही चिड़ी मारों से काम बनता है, कोई शरीफ आदमी तो कुछ करके देता ही नहीं है। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप सड़क पर चलते रहे। प्रिंसिपल ने अपनी बात फिर से शुरू की, हर आदमी से मेलजोल रखना जरूरी है। इस कॉलेज के पीछे गधे को भी बाप कहना पड़ता है। क्लर्क ने कहा, सो तो देख रहा हूं, दिन भर आपको यही करते बीतता है। वे बोले, बताइए, मुझसे पहले भी यहाँ 5 प्रिंसिपल रह चुके हैं, कौनो बनवाए पावा इतनी बड़ी पक्की इमारत? वे प्रकृतिस्थ हुए। यहाँ सामुदायिक केंद्र बनवाना मेरा ही बूता था, है कि नहीं? क्लर्क ने सिर हिलाकर हाँ कहा। थोड़ी देर में वे चिंतापूर्वक बोले, मैं फिर इसी टिप्पस में हूं कि कोई चंडूल फंसे तो इमारत के एक आध ब्लॉक और बनवा डाले जाए। क्लर्क चुपचाप साथ साथ चलता रहा। अचानक ठिठक कर खड़ा हो गया। प्रिंसिपल साहब भी रुक गए। क्लर्क बोला, 2 इमारतें बनने वाली हैं। प्रिंसिपल ने उत्साह से गर्दन उठाकर कहा, कहाँ? एक तो अछूतों के लिए चमड़ा कमाने की इमारत बनेगी, घोड़ा डॉक्टर बता रहा था। दूसरे अस्पताल के लिए हैजे का वार्ड बनेगा, वहां जमीन की कमी है। कॉलेज के ही आसपास टिप्पस से ये इमारतें बनवा लें, फिर धीरे धीरे हथिया लिया जाएगा। प्रिंसिपल साहब निराशा से सांस छोड़कर आगे चल पड़े। कहने लगे, मुझे पहले ही मालूम था इनमें टिप्पस नहीं बैठेगा। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे। सड़क के किनारे एक आदमी 2 बार मजदूरों को इकट्ठा करके उन पर बिगड़ रहा था। प्रिंसिपल साहब उसके पास खड़े हो गए। 2-4 मिनट उन्होंने समझने की कोशिश की कि वो आदमी क्यों बिगड़ रहा है। मजदूर गिड़गिड़ा रहे थे। प्रिंसिपल ने समझ लिया कि कोई खास बात नहीं है, मजदूर और ठेकेदार सिर्फ अपने रोज रोज के तरीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं और बातचीत में जिस पैदा हो गई है। उन्होंने आगे बढ़कर मजदूरों से कहा, अरे जाओ रे, अपना अपना काम करो, ठेकेदार साहब से धोखाधड़ी की तो जूता पड़ेगा। मजदूरों ने प्रिंसिपल साहब की ओर कृतज्ञता से देखा। फुर्सत पाकर वे अपने अपने काम में लग गए। ठेकेदार ने प्रिंसिपल से आत्मीयता के साथ कहा, अरे सब बेईमान है जी, जरा सी आंख लग जाए तो कान का मैल तक निकाल कर ले जाएं। ड्यूढ़ी मजदूरी मांगते हैं और काम का नाम सुनकर कांखने लगते हैं। प्रिंसिपल साहब ने कहा, सब तरफ यही हाल है। अरे हमारे यहाँ ही लीजिए, कोई मास्टर पढ़ाना थोड़े ही चाहता है, पीछे पड़ा रहता तो अब कहीं। वो आदमी ठठाकर हंसा, बोला, अरे मुझे क्यों बताते हैं, यही करता रहता हूँ, सब जानता हूँ। रुककर उसने पूछा, क्या इधर कहाँ जा रहे हैं? इसका जवाब क्लर्क ने दिया, बैज जी के यहाँ चेकों पर दस्तखत कराना है, करा लाइए। उसने प्रिंसिपल को खिसकने का इशारा किया। जब वे चल दिए तो उसने पूछा, और क्या हालचाल है? उसने जोर से कहा, आप फिक्र ना कीजिए। प्रिंसिपल रुक गए। बोले, ठीक है, वही खन्ना वन्ना लिबिर सिबिर कर रहे हैं, आप लोगों के और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते घूम रहे हैं। उसने जोर से कहा, आप फिक्र ना कीजिए, ठाठ से प्रिंसिपल ही किए जाइए, उनको बता दीजिए कि प्रोपेगेंडा का जवाब है डंडा। कह दीजिए कि शिवपालगंज है, ऊंचा नीचा देखकर चलें। प्रिंसिपल साहब अब आगे बढ़ गए तो क्लर्क बोला, ठेकेदार साहब को भी कॉलेज कमेटी का मेंबर बनवा दीजिए, काम आएंगे। प्रिंसिपल साहब सोचते रहे। क्लर्क ने कहा, 4 साल पहले की तारीख में संरक्षक वाली रसीद काट देंगे, प्रबंधक कमेटी में भी इनका होना जरूरी है ना, तब ठीक रहेगा। प्रिंसिपल साहब ने तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। कुछ रुककर बोले, अच्छा बैज जी से बात की जाएगी, ये ऊंची पॉलिटिक्स की बात है, हमारे तुम्हारे कहने से क्या होगा। एक दूसरा आदमी साइकिल पर जाता हुआ दिखा। उसे उतारने का इशारा करते हुए प्रिंसिपल साहब ने कहा, नंदापुर में चेचक फैल रही है और आप यहाँ झोला दबाए हुए शायरी कर रहे हैं।
उसने हाथ जोड़कर पूछा, कब से? मुझे तो कोई इतला नहीं है। प्रिंसिपल साहब ने भौले टेढ़ी करके कहा, तुम्हें शहर से फुर्सत मिले तब तो इतला हो तुम्हें। चुपचाप वहां जाकर टीके लगाओ, नहीं तो शिकायत हो जाएगी। कान पकड़कर निकाल दिए जाओगे। ये टेलरिंग की बूसट ना रखी रह जाएगी। वो आदमी घिघियाता हुआ आगे बढ़ गया। प्रिंसिपल साहब क्लर्क से बोले, ये यहाँ पब्लिक हेल्थ के एडीओ है। जिसके दुम में अफसर जुड़ गया समझ लो अपने को अफलातुन समझने लगा। ये भी अपने आप को न जाने का लगाते हैं, राह से निकल जाते हैं, पहचानते तक नहीं। मैंने भी सोचा बेटा को झाड़ दिया जाए। क्लर्क ने कहा, मैं जानता हूं ये भी एक ही चिड़ी मार है।